हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है, बट सबसे पहले निफ्टी कैसा रहा, क्योंकि देखा गया तो सैटरडे के दिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक बहुत बड़े इंसान की ओर से हम लोग को देखने को मिला था। मतलब वही ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। तो आज के दिन कोई बाजार में हलचल होगी उस चीज़ के चलते, तो देखने वाली बात थी। तो बाजार तो वॉलेटाइल रहा। हाँ, नेट परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ खास नहीं, जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं पे एंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी अगर देखा गया तो मिड कैप के ऊपर भी फोकस यहाँ पे था, तो मिड कैप 272 पॉइंट डाउन देखने को मिला। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट देखने को मिली 1.5%, बट स्मॉल कैप के लिए 1.5% इंडेक्स लेवल पे कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी मोटी इस प्रकार की गिरावटें देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं इमीडिएटली मिस्टर गोयंका जी का जो ट्वीट था उसका रिएक्शन बाजार के ऊपर तो फिलहाल तो कुछ देखने को नहीं मिला है, बट क्या पता आगे अगर जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट में टैग किया था, किसको टैग किया था, तो सेबी को टैग किया था एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग किया था कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए करके, कि जो जो प्रकार के आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे करके, कि इस प्रकार की प्राइस रिगिंग चल रही जैसे कि हर्षद मेहता एंड केतन पारेख के वक्त यहाँ पे चलता था। सो अगर सेबी की ओर से या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है देन डेफिनेटली हम शायद से मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देख पाए, बट आज के दिन की बात करें तो ऐसा इमीडिएटली इंपैक्ट तो कोई देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ छोटी कंपनियां जैसे कि मिड साइज की कंपनी रेलटेल में 4.5-5% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, हर गिरावट के पीछे ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई वजह होती है करके, प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। सो रेलटेल भी अगर देखा गया सरकारी कंपनी, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, भविष्य अगर देखा गया तो बहुत बड़ा इन कंपनीज का पड़ा हुआ है। ठीक है, जितने बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे उतना ही कंपनियां अच्छा खासा काम करती रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा स्टॉक 10.5% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 80,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, और जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि रियल एस्टेट में अगर हम बात करें तो 3 कंपनीज हमेशा हम लोगों ने स्टडी करने के लिए फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। एनीवेज पहले तो आ जाते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी के पीछे का रीजन क्या है। तो इनके जो प्री सेल्स है वो काफ़ी सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। खास करके मुंबई की बात करें, दिल्ली एनसीआर जैसे एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे पहले ही बुकिंग एकदम सॉलिड लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसके बाद जेपी मॉर्गन के भी टारगेट्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले कंपनी के प्रति, एंड ओवरवेट का रिकमेंडेशन जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे दे दिया है। तो जैसे ही इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है तो स्टॉक में तेजी आ जाती है। सो डेवलपर्स की बात करें तो जैसे हमेशा मैंने आपको सिखाया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कर सकते हैं। बीच में ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, आपको पता ही है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न था डीबी रियलिटी के साथ पार्टनरशिप करना, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चले जाना। सो उसके बाद जोरदार गिरावट देखने को मिली थी, बट बाद में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इन चीज़ों को विड्रॉ भी किया था, बिकॉज शेयर होल्डर यहाँ पे इस फैसले के चलते नाराज हुए थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली, एंड वैसे भी रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके अलावा और कौन से हम लोग रियल एस्टेट वाली कंपनीज को स्टडी करते हैं। सो एक कंपनी मैंने आपको बताई थी ओबेरॉय रियल्टी, ये भी अगर देखा गया तो आप स्टडी कर सकते हो। 5 साल में वैसे भी इन्होंने भी अच्छे रिटर्न दिए, 186% के रिटर्न। हाँ, रियल एस्टेट में वैसे देखा गया तो ज़्यादा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। अभी पिछले 1-2 साल की बात करें रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो इसमें इन्होंने भी अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग करके दिखाई है। देन मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स की बात करें, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो ये यूजुअली रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो इन 3 स्टॉक्स को मैं पर्सनल स्टडी यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी में आज के दिन 4.5% की गिरावट देखने को मिले। काफ़ी मुश्किल से एलआईसी अपने पुराने लेवल को तोड़कर यहाँ पे ऊपर आते हुए देखने को मिला था, बट वापस अभी उसी लेवल को कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एलआईसी ये भी एक सरकारी कंपनी है। स्टेक सेल से रिलेटेड तो इनको छूट मिल चुकी है, 10 साल के लिए एक्सटेंशन यहाँ पे दिया जा चुका है। एलआईसी के साथ साथ एसबीआई में भी हम लोग को 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, एंड ये दोनों स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाती है जब अदानी ग्रुप में थोड़ा बहुत हम लोग को लो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तब। सो आज के दिन की बात करें अदानी ग्रुप में काफ़ी अच्छा खासा हम लोगों को बिकवाली होते हुए देखने को मिले। हाँ, कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, हाँ, बट अगर देखा गया तो एंटरप्राइज जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली कह सकते हैं इलेक्शन का माहौल भी है, प्लस उसी के साथ साथ सेबी की ओर से इनको शोकॉस नोटिस भी जाते हुए देखने को मिल चुका है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए हैं तो एलओडीआर के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करनी होती है, वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए करके, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो अदानी ग्रुप 1-2% गिरावट कोई बड़ी गिरावट तो वैसे तो कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज मतलब गिरावट के हिसाब से हम लोगों ने 7-7, 8-8, 10-10% के भी सर्किट में भी चीज़ें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट जब भी ग्रुप से रिलेटेड कभी भी थोड़ा बहुत लाल निशान देखने को मिल जाता है, खास करके एसबीआई एंड एलआईसी में भी अच्छा खासा हम लोग को लाल निशान देखने को मिल जाता है, बिकॉज एलआईसी की अगर बात करें पोर्टफोलियो में ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी मत पकड़ लेना। तो काफ़ी बड़ा उनका एक्सपोजर, इक्विटी से रिलेटेड एक्सपोजर अदानी ग्रुप में 10% के करीब देखने को मिल जाता है। एंड एसबीआई ने अच्छा खासा लोन
अदानी ग्रुप को देखे रखा हुआ है, तो इन चीज़ों के चलते हम लोग को वो हलचलें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, यस लगातार गिरावट के बाद जैसे कि आपको बताया था कि कुछ तो रिकवरी के लिए कोई तो ट्रिगर पॉइंट चाहिए, तो ट्रिगर पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे सैटरडे के दिन देखने को यहाँ पे मिला था कि कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए थे। ठीक है, जो एनपीपी की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का प्रॉफिट, प्रोविजनिंग में गिरावट एंड एनपीएस में भी गिरावट। सो ये जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एक बैंक के अच्छे नंबर के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट उन्होंने यहाँ पे फुलफिल किया। और उससे भी अच्छी बात कौन सी कि भाई एस्टीमेट को भी बीट किया। कभी कभी क्या होता है कि भाई एस्टीमेट को बीट नहीं करते, मतलब शॉर्ट टर्म वालों को भी खुश कर दिया। सो देखा गया तो कोटक महिंद्रा बैंक ने काफ़ी सॉलिड यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। अभी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता तो कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी अच्छी उड़ान हम लोग को लंबी अवधि तक देखने को भी यहाँ पे शायद से मिल सकती थी। बट अभी आरबीआई ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। ठीक है, नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, तो बहुत ही मतलब बुरा जख्म इनके ऊपर लगा है। प्लस मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन देखने को मिले हैं। सो नंबर्स के प्रति तो बाजार ने रिस्पेक्ट दिखा दिया कि आपने नंबर्स तो बहुत कमाल के दिखा दिए। अब प्रॉब्लम ये हो चुका है कि बाकी के जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं तब तक काफ़ी बिजनेस इनका आहत हो जाएगा, काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इन चीज़ों को रिपेयर करना है, वापस रिकवरी करनी है, सबमिट करना है, आरबीआई को बोलना है कि देखो सब कुछ ठीक हो गया करके। और जैसे बजाज फाइनेंस को क्लीन चिट मिल गई बाद में, क्लीन चिट मतलब रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, सो वैसे जल्द से जल्द रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटाने तो वापस से कमबैक यहाँ पे कर पाए। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इनके खुद के ही गलती की वजह से इनको अच्छा खासा जो एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता था अभी अच्छे नंबर्स के चलते, वो उन्होंने खुद ही यहाँ पे गवा दिया है। बिकॉज अगर देखा गया तो उस रेस्ट्रिक्शन के चलते इनको लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना ये रेस्ट्रिक्शन लंबा चलेगा उतना ये नए नए बिजनेस को ऐड नहीं कर पाएंगे, एंड बिजनेस को ऐड नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर अच्छे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं और इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसीलिए अच्छे नंबर देखने को मिल चुके हैं। आने वाले नंबर्स कैसे रहेंगे वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो ब्रिटानिया को तो वैसे तो देखा गया तो आपको बताइए ये कौन सा स्टॉक है, एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक बोले तो 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। सो 5 साल में 88% की रिटर्न। बट येस, ये कंपनी काफ़ी स्लो चलती है बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, रिटेल इंडस्ट्री ने एफएमसीजी सेक्टर की बुरी तरीके से वाट लगा कर रखी हुई है। ठीक है, जो भी इनको मार्जिन के एडवांटेज यहाँ पे मिलते थे सब कुछ रिटेल वाले लेकर चले गए, खुद बल्क में सब कुछ खरीदते हैं एंड ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे करते हैं, जो पहले ये कंपनियां यूजुअली यहाँ पे किया करती थी। सो ब्रिटानिया की बात करें तो इतनी अच्छी तेजी हम लोग को क्यों देखने को मिली है, तो नंबर्स तो ओके ओके रहे, बट येस मैनेजमेंट की कॉमेंट्री पॉजिटिव देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 25 जिसमें अभी हम लोग एंटर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है, उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्रोथ से रिलेटेड थोड़ी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से देखने को मिली, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया तो 6.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। बट येस, ये जो कंपनी है एवरेज के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहिए। काफ़ी बोरिंग टाइप का इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, जिनको बिजनेस की समझ नहीं होगी और जस्ट रैंडमली जाके बैठ जाएगा किसी भी स्टॉक में तो यहाँ पे बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो सकता है। बात करेंगे आरवीएनएल की 3% की गिरावट, जस्ट अ नॉर्मल डे, तेजी मंदी चलती रहती है वैसा ही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईईएक्स, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, इसका जवाब भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जब तक मार्केट कपलिंग से रिलेटेड ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होता है तब तक आईएक्स एक ही रेंज में हम लोग को ऐसा ही डांस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एंजल वन, यस एंजल वन से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं। एंजल वन का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार यहाँ पे था, बट यस फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो फोकस में ज़रूर रहेगा, बिकॉज अभी एक बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में यहाँ पे एंटर करने का विचार क्या ऑलरेडी उन्होंने कह ही दिया है, एंड वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी वो किस प्रकार के और फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कस्टमर को टारगेट करना है, अट्रैक्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो भाई एकदम एक्स फैक्टर आपको डालना पड़ेगा, वरना भाई हम आपके नए मान लो जियो का हम लोग जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करें, तो कुछ ना कुछ तो वो नई चीज़ें यहाँ पे लेकर आएंगे। सो एंजल वन एक बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर जीरो द अपस्टॉक भी अगर लिस्टेड रहता तो डेफिनेटली उनमें भी हम लोग को उस प्रकार का रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता था। सो ये एक बात जरूर यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही। वैसा देखा गया कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम शानदार हम लोग को देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दीपक नाइट्रेट, 4.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं डबल अपग्रेड यहाँ पे किया जा चुका है मॉर्गन स्टैनली के ओर से। सो अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने जो कैपेक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो सारी बातें कंपनी के रिपोर्ट्स में मतलब मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में बताई जा चुकी है कि जो अच्छा खासा कैपेक्स उन्होंने किया है उसका फायदा इनको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे डबल अपग्रेड यहाँ पे कर दिया तो मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट वाले जो भी रहेंगे, तो जो बायर्स यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे की है, तो इसी चीज़ के चलते 4.5% की तेजी देखने को नहीं। तो दीपक नाइट्रेट भी एक डिसेंट कंपनी, इनके क्लाइंट्स तो मैं बहुत बार कवर यहाँ पे करवा चुका हूँ। ये कंपनी तो हम लोग 250-300 रुपये पे चेक करते थे, आज भी आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऑब्वियसली पुराने वीडियो का अर्थ ये नहीं कि भाई मैं आपको कोई
रिकमेंडेशन देता था कि जाओ खरीदो करके, बट येस मेरा काम इतना होता है कि बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें कि इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो उसके बाद ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। उसके बाद तो करेक्शंस तो यहाँ पे होगा, वो तो बाजार का नॉर्मल पार्ट रहता ही है। नेक्स्ट बात करेंगे पेटीएम 5% का सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। रीजन है कंपनी के COO की बात करें, भावेश गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। तो अभी जैसे कि मैंने एक कॉमन डायलॉग आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर आप स्ट्रगलिंग कंपनी में जाओगे तो स्ट्रगलिंग वाले ही खबरें आएंगी, फिर उसके बाद तो कंपनी ऐसे ऐसे नीचे ही जाती है। आप अगर चेक करोगे अभी धीमे धीमे करके, ये देखो कैसे धीमे धीमे करके जाएंगे, ऐसे एक झटके में नहीं, वापस ऐसा जंप होगा, वापस ऐसा जंप होगा, ठीक है। तो जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं, जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, इमोशनल इन्वेस्टर का कोई बुरी बात नहीं है, यूजुअली ये बिगिनर स्टेज होता है। बट आपको एक चीज़ें मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं। थोड़ा मान लीजिए अगर फटक से भागकर 400 हो गया, कितने लोग सब कुछ क्या करेंगे, ब्लाइंडली निवेश करने का विचार करेंगे। तो ऐसा नहीं करना होता है, आपको समझना होता है कि भाई कंपनी के और लॉन्ग टर्म में बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है करके। तो इनका तो बिजनेस की ही पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा मोटा जंप दिखाता रहता है। एक अच्छी खबर आ गई तो थोड़ा सा भाग लेता है, बट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये डिफरेंट पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपको लंबी पारी, टेस्ट मैच मतलब क्या होता है भाई, कि आपको लंबी पारी खेलनी पड़ती है भाई, 100 200 300 बॉल खेलने पड़ते हैं, मैदान के ऊपर टिके रहना पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है, मैदान पे टिके रहना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो छोटी छोटी जो तेजी आती है उसका फायदा उसमें नहीं मिलेगा आपको, वो नीचे चला जाएगा। इसका फायदा कौन उठाते हैं, वो ट्रेडर लोग, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, वो फायदा उठाते। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, CDSL अच्छे नंबर दिखाए थे, तो एक्सपेक्टेशन था कि आज के दिन अच्छा ही करेगा, गैप अप रहेगा। तो कितना तेजी दिखाए, 3.25% की तेजी दिखाए, चलो अच्छी बात है। येस बैंक की बात करेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, अलग अलग खबरों के चलते इनके नंबर बहुत शानदार देखने को मिले, बट यस कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन रख पाएंगे, यही देखने वाली यहाँ पे बात होगी। और अगर नंबर अच्छे दिखाएंगे तो जो बेचने वाले वही वापस यहाँ पे वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट वैसे भी फिर भी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे नेगेटिव रिपोर्टिंग फिलहाल तो येस बैंक के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, कोई येस बैंक बी बैंक डूबेगा बिल्कुल भी नहीं, बट येस इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं इससे वेल्थ क्रिएट करूं तो उसके लिए जिस प्रकार के नंबर्स चाहिए, तो उस प्रकार के नंबर अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिले। हाँ, इस वक्त की जो पारी थी, येस बैंक ने सेंचुरी लगा दी, आप लिटरली कह सकते हो, बट बार बार सेंचुरी लगा गए तब जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हो, वैसी ही चीज़ रहती है। तो वो दिक्कत हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एक बार अच्छा करता है, 3 बार नहीं अच्छा करता है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे टाटा टेक, पता था भाई आज के दिन तो पिटाई तो होने वाली, बस कितनी होने वाली वो देखने वाली बात थी। 4% के आसपास की नेट पिटाई हम लोग को देखने को मिली है। कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो लिटरली थोड़े से हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिले थे, बट स्टिल अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा टेक के जो लोएस्ट लेवल है 1020, मतलब अभी तक 3 डिजिट में तो देखने को नहीं मिला है लिस्ट होने के बाद से। सो इस नंबर के बाद ऐसा लगा था कि क्या ये 3 डिजिट में आएगा। तो चलिए आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई सिनेरियो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो हम सब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।